कंचनपुर गांव में अचानक ही एक पैर वाली चुड़ैल का खौफ सा फैल गया था। रात के अंधेरे में चुड़ैल को जो इंसान गांव में घूमता फिरता दिखता, चुड़ैल उसका एक पैर काट कर खा जाती। ऐसे ही एक रात गांव के बाहर से एक आदमी मदन रात बेरात गाना गाते हुए गांव में आता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मदन के इस गाने के बाद एक भयंकर आवाज मदन के कानों के पास सुनाई देती है। अबे तेरे कदम ही नहीं बचेंगे बढ़ने के लिए, तो बढ़ेगा कहाँ से रे? इस आवाज को सुनते ही मदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने हवा में लटकी एक पैर वाली चुड़ैल होती है, जो मदन को अपनी डरावनी आंखों से घूरते हुए बोलती है, ये पैर मुझे दे दे मदन, ये पैर मुझे दे दे। मेरे सामने कोई दो पैरों पर चले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन हो तुम और क्या चाहिए मुझसे? बोला तो पैर चाहिए, दे दे ये पैर मुझे। पैर है मेरे, किसी पेड़ पर लटके फल नहीं जो उखाड़ कर या तोड़ कर दे दूं। कोई नहीं कर पाएगा तो मैं तोड़ दूंगी। मैं हूँ ना, मैं ये काम बड़े आराम से कर लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल मदन का एक पैर काटते हुए अलग कर देती है और मदन वहीं चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। सुबह कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी एक टांग पर पट्टी करके कुछ ही दिनों में उसे वापस घर जाने को बोल दिया जाता है। बैसाखी के सहारे मदन अपने गांव आता है तो देखता है कि आधे से ज्यादा गांव के लोग बैसाखी के सहारे ही चल रहे हैं। घर आकर वो अपनी पत्नी अनुराधा को बोलता है, क्या इस गांव के लोगों को लंगड़ा उसी चुड़ैल ने किया है जिसने मेरा पैर काटा? जी, इस गांव में कब से एक पैर वाली चुड़ैल का साया है। वो जब भी रात के समय किसी को अपने दो पैरों पर घूमता देखती है ना, तो उसकी टांगे काट देती है। पर आखिर ऐसा क्यों करती है वो ऐसा? ये तो भगवान ही जाने। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। मदन बेचारा इतने सालों बाद अपने गांव लौटता है और आते ही अपना एक पैर खो देता है। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में उस एक पैर वाली चुड़ैल का खौफ और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शिकार न मिलने पर वो लोगों को धोखे से घर के बाहर बुलाती थी और उनकी एक टांग काट कर खा जाया करती थी, जिसकी वजह से पूरा गांव डर से कांपा हुआ था। इस बात की खबर जब शहर के लोगों तक गई तो दो मीशा और आशा नाम की यूट्यूबर गांव में आकर लोगों से पूछताछ करने लगी, जहां गांव के कई लोगों को लंगड़ा देखकर आशा मीशा से बोलती है, यार मुझे ये कहानी सच्ची लगती है। देखना इस गांव में कितने लोग हैं जो लंगड़े हैं। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर? अरे नहीं, ये जरूर किसी डाकू वाकू का काम है, जो लोगों को रात के समय लूटकर उनका एक पैर काट देता है ताकि लोग डर कर रहें। तू पागल है? मैं तो कहती हूँ चल यहाँ से। वैसे भी हमने बहुत पूछताछ कर ली, कल चलेंगे। आज रात में उस चुड़ैल उस डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात होने पर मीशा सबके सोने के बाद गांव में जगह जगह कैमरा लगा देती है और खुद बड़े आराम से बाहर घूमने लगती है। घर की खिड़की से आशा सब कुछ देख रही होती है। कुछ ही देर में तेज हवा के साथ मीशा के सामने वही एक पैर वाली चुड़ैल आकर बोलती है, कौन है तू जो अपनी दोनों टांगों पर इस गांव में इतना निडर होके घूम रही है? तुझे पता नहीं, मुझे दो पैरों वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। तुम तो सच में चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ गांव के लोगों को क्यों सता रही हो? क्यों उनके पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना रही हो? यहाँ कोई अमिताभ बच्चन का केबीसी नहीं चल रहा जो मैं तेरे सवालों के जवाब दूं। जैसे मैंने अपने पैर खोए हैं ना, वैसे ही किसी को भी उसके पैरों पर खड़ा नहीं रहने दूंगी। और अब उन लंगड़ों की फौज में शामिल होने की बारी तेरी है। इतना बोलकर चुड़ैल मीशा का पैर अपने दांतों से काट कर अलग कर देती है और खिड़की से ये सब देख रही आशा डर के मारे बेहोश हो जाती है। चुड़ैल मीशा का एक पैर ले जाती है, जिसके बाद वो दर्द से चीखती हुई गांव वालों को बुलाती है, जो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब कुछ दिनों बाद मीशा हॉस्पिटल से वापस गांव आती है तो गांव का मुखिया
मीशा को बोलता है। हमने आपको कहा था ना, यहाँ जो हो रहा था वो सच था, किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं। देखो अब आपने इस चीज की कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं जानती हूँ, मैंने पहले आपका विश्वास नहीं किया, लेकिन देखिए वो चुड़ैल यहाँ किसी मकसद से है, क्योंकि उसने मेरे पैर काटने से पहले बोला था कि जैसे उसके पैर काटे गए थे वैसे ही वो सबके पैर काट देगी। क्या मतलब वो चुड़ैल किसी से बदला लेने के लिए इस गांव में है? पर कौन है वो? इसका पता कैसे चलेगा हमें? मैंने कल पूरे गांव में कैमरा लगाए थे, उसमें जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। मीशा मुखिया से गांव में लगाए सारे कैमरा मंगवाती है और फिर एक एक करके सबकी फुटेज अपने लैपटॉप में चेक करती है। तो उसको एक क्लिप में दिखता है कि चुड़ैल गांव के बाहर एक बंद मकान के पास चिल्ला रही होती है, लेकिन कैमरा में ऑडियो ना आने की वजह से उसको चिल्लाने की वजह नहीं पता चल पाती। जिसके बाद मीशा मुखिया को कहती है, आप जानते हैं ये कौन है जिस घर के बाहर ये चुड़ैल चिल्ला रही है? ये किसका घर है? हाँ, ये इसी गांव के घनश्याम नाम के आदमी का घर है। कुछ समय पहले रहता था यहाँ। गांव से कुछ बच्चियों को चुराकर इसने शहर में बेचा था, जिसके लिए इसे पुलिस ले गई थी। हो ना हो, इस चुड़ैल का घनश्याम से कुछ तो लेना देना है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहिए कि ये अभी कहाँ है। मीशा बैसाखी के सहारे मुखिया के साथ गांव के बड़े पुलिस स्टेशन जाती है और वहां सारी बात बताने के बाद कैमरा फुटेज भी दिखाती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मुखिया और गांव वालों को घनश्याम सौंप देता है। उसी रात गांव वाले घनश्याम को गांव के बीचों बीच पेड़ से बांध देते हैं और रात के समय जब चुड़ैल वहां आती है तो घनश्याम को देखकर बोलती है, आखिर तू आ ही गया घनश्याम मेरे सामने। तूने सालों पहले जो मेरे साथ किया था याद है तुझे या फिर याद दिलाऊं? कई सालों पहले कंचनपुर गांव में इंसानों के रूप में घनश्याम नाम का एक दरिंदा रहता था, जो गांव की लड़कियों और बच्चों को शहर ले जाकर बेच दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसको चंदा नाम की एक लड़की शाम के समय अकेले दिखती है, तो वो उसका अपहरण करके अपने घर ले आता है, जहां चंदा के हाथ पैर बांधकर वो बोलता है, वाह क्या सुंदर लड़की हाथ लगी है। तेरी जैसी सुंदर लड़की अगर शहर के सड़कों पर भीख मांगेगी तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अभी एक कमी है, तेरे चेहरा देखकर कोई तुझे भीख नहीं देगा। एक काम करता हूँ, तेरी ये एक टांग काट देता हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। घनश्याम चंदा के मुंह पर पट्टी बांधकर उसकी एक टांग को बेरहमी से काट देता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से चंदा की मौत हो जाती है। घनश्याम उसकी लाश को अपने आंगन में दफना देता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसके गुनाह सामने आने पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। पुलिस ने तो तुझे जिंदा रखा, लेकिन तेरे कारण मैं जो तड़प तड़प के मरी थी उसका क्या? उस वजह से आज तक मैं एक पैर वाली चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ, लेकिन अब वो दर्द मैं तुझे दूंगी। मरेगा, तू भी मरेगा। मुझे माफ कर दे चंदा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदा छोड़ दे प्लीज। तो जैसे घटिया आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर चुड़ैल बनी चंदा घनश्याम के दोनों पैरों को उसके शरीर से उखाड़ फेंकती है और उसी तरह तड़प तड़प के घनश्याम की मौत हो जाती है, जैसी चंदा मरी थी। जिसके बाद चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, गांव वालों, मुझे पता है तुम सब मुझे देख रहे हो। घनश्याम के आंगन में गड़ी हुई मेरी लाश लेकर आओ और उसका अंतिम संस्कार कर देना, ताकि मैं दोबारा किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ वापस न लौट सकूं। चुड़ैल के कहने पर अगले दिन उसकी लाश को घनश्याम के आंगन से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पूरे गांव को एक पैर वाली चुड़ैल से आजादी मिलती है। अंधेरी रात में घायल निविशा मदद के लिए पुकार लगा रही थी। तभी वहाँ मौली अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ आती है और बोलती है, अरे आपको तो बहुत चोट आई है, क्या हुआ? आपका एक्सीडेंट हो गया? आप दोनों मेरी मदद कर दो, मुझे बस पास वाले भोलेनाथ के मंदिर में ले चलो। निविशा की बात सुनकर अरुण और मौली उसे उठाते हैं, फिर दोनों मिलकर उसे शिव मंदिर ले जाते हैं और उसे शिव की प्रतिमा के सामने बिठा देते हैं।
प्रतिमा से एक तेज प्रकाश निकलता है और निविशा पर पड़ता है, जिससे उसके सारे जख्म एकदम ठीक हो जाते हैं। साथ ही वो अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है और उसे ऐसे देखकर अरुण और मौली के होश उड़ जाते हैं। तभी निविशा बोलती है, डरो मत, मैं तुम दोनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं नवीशा इच्छाधारी नागिन हूँ। एक नेवले से मेरी लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। आज से हम मित्र हैं। जब भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता हो, 3 बार आंखें बंद कर मेरे नाम का जाप करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर निविशा नागिन का रूप धारण करती है और वहाँ से नागलोक आ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मौली और अरुण की शादी हो जाती है, जिसके बाद ससुराल में मौली की सास मीना अपनी नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। इस रस्म में मौली अपनी नई मित्र निविशा को भी बुलाती है। निविशा अपने नाग कनिष्क के साथ मौली की मुंह दिखाई में आती है। रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही निविशा मौली से मिलती है, तभी उसे उपहार देते हुए बोलती है, मौली, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया निविशा। सच कहूँ तो मुझे धरती लोक के ये सब रस्म रिवाज बहुत पसंद है। कुछ ही वक्त में मैं और मेरे नाग कनिष्क भी शादी करने वाले हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा यहाँ है। काश मेरी भी तुम्हारी तरह ही मुंह दिखाई की रस्म होती। अरे तो मैं हूँ ना, तुम कहो तो नागलोक पर भी धरती लोक जैसी मुंह दिखाई की रस्म करवा दो तुम्हारी। सच में क्या? जी जी बिल्कुल, तुम नाग देव से परमिट पास करवा दो बस, ताकि मैं और अरुण नागलोक आ सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद निविशा और कनिष्क नागलोक लौट आते हैं और मौली की कही बात से निविशा के दिल में मुंह दिखाई की उत्तेजना और बढ़ जाती है, जिसके बाद निविशा नागराज के सामने अपने इंसान की तरह मुंह दिखाई की रस्म कराने की इच्छा को प्रकट करती है, जिस पर नागराज बोलते हैं, ठीक है निविशा, क्योंकि उस रात मौली और उसके पति ने तुम्हारी मदद की थी, मैं उन दोनों को यहाँ आने की और तुम्हें शादी करके मुंह दिखाई करने की अनुमति देता हूँ। नागराज की बात सुनकर निविशा खुशी से झूम उठती है और धरती लोक पर जाकर मौली को सारी बात बताती है, जिसके बाद अरुण घूमने जाने के बहाने से मौली को घर से लेकर निकलता है और निविशा उन दोनों को नागलोक ले आती है, जिसके बाद निविशा उन दोनों को अपने सभी मित्र नाग नागिनों से मिलवाती है, जिसके बाद फिर सभी मिलकर निविशा और कनिष्क की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सबसे पहले निविशा और कनिष्क की सगाई कराई जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। निविशा और कनिष्क मौली और अरुण को नागलोक की सैर भी करवाते हैं। तभी एक शाम निविशा मौली से बोलती है, मौली, तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी खुश हूँ, ये सोच सोच कर कि शादी के बाद मेरी भी मुंह दिखाई की रस्म होगी, गाना बजाना होगा, सब कितना खूबसूरत होगा। बिल्कुल होगा निविशा, मैं खुद से भी अच्छी मुंह दिखाई करवाऊंगी तुम्हारी। आखिरकार मेरी नागिन दोस्त की मुंह दिखाई है। सच में यार, दोस्ती भी कितना अजब रिश्ता है। जिन दो लोग का आपस में कोई लेन देन ही नहीं, उन दोनों को एक कर रहे हैं हम। ये तो है। चलो निविशा, काफी घूम लिए, अब चलते हैं। तुम्हें संगीत और हल्दी की रस्म की भी तैयारी करनी है। ऐसे ही दोनों बातें करते करते गुफा में लौट आते हैं। अगली सुबह कुछ नाग नागिनों की सहायता से मौली निविशा की हल्दी की तैयारियां करती है। मौली गेंदे के फूलों को पिसवाकर निविशा के लिए हल्दी बनवाती है, जिसके बाद सभी नागिनों को बुलाया जाता है और सभी नागिनें बारी बारी करके निविशा को हल्दी लगाती है। साथ ही नाच गाना भी करती हैं। बाकी सभी नाग नागिनों की तरह अरुण और मौली भी बीन की धुन पर नागिन डांस करते हैं। ऐसे ही हल्दी की रस्म के बाद निविशा की मेहंदी की रस्म शुरू होती है। मौली अपने हाथों से अपनी दोस्त के हाथों पर मेहंदी लगाती है, जिसको देखकर निविशा मौली से बोलती है, वाह, कितनी खूबसूरत कलाकृति की तुमने मेरे हाथों पर। अब बस मैं एक पड़ाव दूर हूँ अपनी मुंह दिखाई से। हाँ जी, कल शादी है और फिर मुंह दिखाई। सच कहूँ तो मेरे तन बदन में खुशियों का मीठा मीठा जहर घुल गया है।
अरे पगली, जहर भी कभी मीठा होता है क्या? शायद होता हो, खैर छोड़ो ना, इन सब से क्या लेना देना। दोनों सहेलियां बातें कर रही होती है। तभी वहाँ कनिष्क हाथों में 2 सुंदर पोशाक लिए हुए अरुण के साथ आता है। उसे देखकर निविशा बोलती है, अरे कनिष्क, तुम ये सब क्या लेकर आए हो? ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी और मुंह दिखाई के लिए 2 जोड़े हैं। इन्हें मैं अरुण के साथ जाकर खास धरती लोक से लेकर आया हूँ, ताकि तुम अपनी मुंह दिखाई पर सबसे सुंदर दिखो और कोई भी तुम्हारी सुंदरता का मुकाबला ना कर सके। सच में तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, तभी शिव ने मिलवाया है मुझे तुमसे। अरे रो क्यों रही हो तुम? ये खुशी के पल हैं, खुश होना चाहिए, रोना किस बात का है? हाँ बिल्कुल सही कनिष्ठ जी। अरे तुम्हारा मुंह दिखाई का सपना पूरा होने वाला है। ऐसे ही चारों आपस में बातें करते हैं, जिसके बाद सभी अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ धरती लोक की तरह ही कनिष्क और निविशा की शादी होती है। सभी लोग बहुत धूमधाम से नाचते गाते हैं और शादी होने के बाद फाइनली जिस दिन का निविशा को इंतजार था वो आता है। मौली अपने हाथों से निविशा को उसकी मुंह दिखाई के लिए तैयार करती है। फिर एक बहुत ही सुंदर से फूलों से सजे हुए झूले में उसे घूंघट करके बैठा देती है और रस्म को शुरू किया जाता है। सभी नागिनें एक एक करके मौली के बताए अनुसार निविशा का घूंघट उठाती है और उसे उपहार स्वरूप कोई ना कोई भेंट देती है। रस्म खत्म होने को आती है। तभी वहाँ नागराज हाथों में तोहफा लिए हुए आते हैं और उनको देखकर सभी नाग नागिनें उनके सत्कार में सर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं। जिसके बाद नागराज निविशा से बोलते हैं, निविशा, तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी जोड़े कनिष्क को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सच कहूँ तो इस तरीके की रस्में और शादी आज तक नागलोक में किसी ने भी नहीं की है, पर तुम्हारी और मौली की दोस्ती ने सब बदल दिया। 2 लोग का मिलन करवा दिया। धरतीवासी किस तरह अपनी खुशियाँ मनाते हैं, शादी करते हैं, इन सभी बातों से रूबरू करवा दिया। नागराज, आप यहाँ आए ये मेरा सौभाग्य है। सच में मेरी दोस्त मौली एक इंसान है, पर ऐसा लगता है कि वो कोई भोलेनाथ का भेजा हुआ फरिश्ता है। अगर हमारी दोस्ती ना हुई होती तो मेरे दिल में कभी अपनी मुंह दिखाई का ख्याल ना पनपता। पर आज मेरी मुंह दिखाई के मुबारक मौके पर मैं अपने सबसे प्यारी दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अरे निविशा, दोस्ती में कभी शुक्रिया नहीं कहा जाता, बल्कि मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली, जो मुझे उस लोक से इस लोक ले आई। कभी ना भूलने वाली यादें दी हैं तुमने मुझे और तुम्हारी इस मुंह दिखाई की रस्म ने। मौली, मैं खुश होकर तुम्हें और तुम्हारे पति अरुण को वरदान देता हूँ, तुम हर जन्म साथ रहो, तुम्हें कभी कोई अलग ना कर पाए और हर दिन तुम दोनों का प्यार बढ़ता जाए। और कभी भी जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तुम बेझिझक हमारे पास आ सकते हो। इस अंगूठी को सीधे हाथ में दबाकर जब भी तुम शिव को याद करोगे तुम्हारे सामने नागलोक का द्वार खुल जाएगा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद देकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं। साथ ही मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद कनिष्क और निविशा दोनों मिलकर अरुण और मौली को सही सलामत धरती लोक पर छोड़ कर आते हैं। मौली एक अच्छी बहू की तरह अपना ससुराल संभालती है और जब भी उसका निविशा से मिलने का मन होता तो वो अंगूठी का प्रयोग करके नागलोक निविशा से मिलने चली जाया करती।